इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। कोरोना की वजह से कई और अहम बातें, कई और अहम माइलस्टोन हमारी निगाहों से शायद छूट जाते हैं, और ऐसा ही एक मील का पत्थर है 17वीं लोकसभा के 2 साल पूरे होने का। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए लोकसभा के स्पीकर, जाने माने चर्चित शख्स जिनकी राजनीति में अलग पहचान है और स्पीकर के तौर पर उनके काम करने के तरीके के बहुत लोग मुरीद हैं, ओम बिड़ला साहब हमारे साथ हैं। ओम बिड़ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमें वक्त देने के लिए। सर, जैसा मैंने कहा कि शायद हमारी नजर से भी छूट जाती है बात, क्योंकि सब लोग कोरोना की वजह से इतना लोगों का माइंड जो है वो डाइवर्टेड है, लेकिन ये 2 साल जब हमने देखा तो ऐसा नहीं है कि आम 2 साल रहे हैं। छवि ये बन गई थी, दुख के साथ कहना पड़ता है, कि हमारे जो नेता हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर नोक झोंक करते हैं, वेल में आकर के चीखना चिल्लाना, कभी कागज उछाल दिया, कभी कुछ कर दिया, तो लगता था जैसे काम ही नहीं होता है। लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं कि जब से आप लोकसभा अध्यक्ष बने 2019 के बाद से, जो 5 सत्र हुए हैं आपकी अध्यक्षता में, उनकी प्रोडक्टिविटी 122% है, यानी अपनी क्षमता से आगे जाकर उन सत्रों में काम हुआ है। तो ये आपने अचीव कैसे किया? जहां तक सदन के कामकाज का सवाल है, ये सभी दलों के सहयोग से, सभी माननीय सदस्यों के सक्रिय भागीदारी से ये कामकाज की गति भी बढ़ी है, कार्यकुशलता भी बढ़ी है, सार्थक संवाद चर्चा भी हुई है। देर रात्रि तक माननीय सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कोरोना महामारी के समय भी संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने का काम किया। इसके लिए सभी माननीय सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं। सदन के नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी दल के नेता, जिन्होंने सदन को चलाने में सार्थक सहयोग किया, वह सब भागीदार हैं इसके, और मैं सबको इस मौके पर उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने सबको श्रेय दे दिया खुद को छोड़ करके, जबकि जिस आदमी के ऊपर जिम्मेदारी है संचालन करने की, जिसकी जिम्मेदारी है कि सबको साथ लेकर चले, सबसे बड़ा रोल तो आपका ही रहा। करने वाला कितना भी बेहतरीन हो, जब तक जो सदन के काम करने वाले, जो सक्रिय भागीदारी वाले माननीय सदस्यों का सहयोग नहीं होगा, तो वह अपने कामकाज को गंभीरता से नहीं करेंगे, तो उसका परिणाम नहीं आ सकता। मुझे 17वीं लोकसभा में सभी का सहयोग मिला। देर रात्रि तक, मतलब चौथे सत्र के अंदर 167%, जब कोरोना संक्रमण महामारी बहुत तेज थी जी, उस समय भी देर रात्रि सदन में बैठना, विधायी कार्यों पर चर्चा करना, अपने क्षेत्र की समस्याओं, वहाँ के अभावों को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुँचाना, ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करना, ये माननीय सदस्यों की सक्रिय भागीदारी के कारण संभव नहीं हो सकता था। और ये जब सदन चलता है तो उसमें सर्वसम्मति भी आवश्यक होती है। भारतीय लोकतंत्र की यही तो विशेषता है कि अलग अलग दल, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा के बाद भी हमारा लोकतंत्र विविधता के अंदर मजबूत और सशक्त होता जा रहा है, और उसके लिए माननीय सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण। चलिए, मैं फिर इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछ लेता हूं। जो हमें टीवी पर दिखाई देता है, लोकसभा बैठी है, शांति से काम हो रहा है, आपने बताया देर देर रात तक भी सदस्य लोग बैठे रहे, ये अचीव करने के लिए आपको पर्दे के पीछे क्या क्या करना पड़ता है? नेताओं को कैसे बनाना पड़ता है? कैसे अलग अलग डिफरेंट व्यूज जब आते हैं, कई बार बहुत फ्रिक्शन होता है, एक मुद्दे पर दोनों पक्ष अड़े हुए हैं, विपक्ष ये चाहता है कि ऐसे ही होना चाहिए, सरकार झुकने को तैयार नहीं है, तो आप उस स्थिति को कैसे उसमें बीच का रास्ता निकालते हैं? अब ये तो सही कहा आपने कि इसके लिए लगातार संवाद हो, लगातार चर्चा हो, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र के अंदर, हमारे संसद के अंदर बहुत दलीय व्यवस्था है। एक दल का सदस्य भी है और कई
राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं, कई बहुत सीनियर लीडर हैं जिनका बहुत लंबा अनुभव संसद में रहा है, उन सबके अनुभवों का भी लाभ लिया जाता है और वरिष्ठ लोगों को भी का विशेष रूप से अनुभव का लाभ इसलिए लिया जाता है कि वो सदन की गरिमा को, इसकी मर्यादा को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो कोशिश करते हैं कि वरिष्ठ लोगों से चर्चा कर और सर्वसम्मति बने, जब सदन में चले तो सर्वसम्मति से अच्छी चर्चा हो, स्वस्थ चर्चा हो, संवाद हो। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की विशेषता है और हमारे लोकतंत्र में यही विशेष है। मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कितने भी मतभेद हो, लेकिन जब देश का सवाल आता है तो सभी संसद और सभी दल एक साथ मिलकर देश के साथ खड़े होते हैं। एक बात आपने भी बहुत महत्वपूर्ण कही, कोई दल ऐसा जिसका एक ही सदस्य है और एक दल ऐसा है, हालांकि जब आप स्पीकर हो गए तो अब दलगत बातों से तो ऊपर उठ गए आप, लेकिन फिर भी बीजेपी के कितने सांसद हैं हम जानते हैं। तो हर सांसद की ख्वाहिश होती है कि मुझे बोलने का मौका मिल जाए और उसकी शिकायत भी स्पीकर से यही रहती है। हमने हमेशा देखा कि मुझे मौका नहीं दिया या मुझे आपने समय कम दिया, आपने उनको इतना समय दे दिया। हम देखते हैं आप टोकते रह जाते हैं बार बार, वो जो बोलने वाला वक्ता होता है वो 2 मिनट 5 मिनट जो है अपने गोटे के खींच ही लेता है ऊपर से। तो इसको सुनिश्चित आप कैसे करते हैं? क्या इसी के लिए रात रात भर बैठना पड़ा आप लोगों को? देखिए, वह जो जनपति चुनकर आता है वो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और वो एक संस्था है, व्यक्ति नहीं है। जब लाखों लोगों का रिप्रेजेंट करता है तो उनको उनकी भावनाएं भी रखनी पड़ती है, उनकी समस्याएं भी रखनी पड़ती है, उनकी दल की नीतियों और कार्यक्रमों को भी सदन में रखना पड़ता है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि जो समय है, जो निश्चित समय अवधि है, उसके बाद भी सदन चलाया जाए ताकि सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर समय मिले। ये बात सही है कि अभी भी हम पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर नहीं दे पाते उनको, क्योंकि ये सदन काफ़ी बड़ा है और समय अवधि एक निश्चित होती है। देश भर के विभिन्न मुद्दे होते हैं जिन पर लोग चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो समय है उसमें मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दूँ ताकि सभी सदस्य अपनी बात को सदन में रख सके। अच्छा, अभी मैं दर्शकों को बता दूं, हम जहां बैठकर बात कर रहे हैं ओम बिड़ला जी से, ये संसद परिसर के अंदर ही बनी हुई एक नई इमारत है और एक नई इमारत और बन रही है, जिसे हम नई पार्लियामेंट कहेंगे, हमारा नया संसद भवन कहेंगे, जो कि 2022 में बन करके तैयार हो जाएगा। उसको लेकर के जो राजनीतिक बातें कही गई या उसका विरोध जिन भी वजहों से हो रहा है उस पर तो मैं आऊंगा, लेकिन पहले मैं आपसे उस बिल्डिंग और इस बिल्डिंग, मौजूदा जो परिसर है, इनका फर्क जानना चाहता हूं। तो एक बार व्यूअर्स को ये बता दीजिए, बात अनगिनत बार हो चुकी है, हमें क्यों नई संसद बनानी पड़ रही? हमारा जो वर्तमान भवन है वो ऐतिहासिक भी है और हमारे लिए, सबके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न भी है। ऐतिहासिक इस मायने में है कि यहाँ पर इस भवन से हमें आज़ादी मिली, जिसमें काफ़ी लोगों का योगदान रहा, लेकिन इस भवन के अंदर आज़ादी की इबादत लिखी गई। यहाँ पर इस संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया, यहाँ पर ही हमारे माननीय सदस्यों ने देश हित में कई कानून बनाए, ऐतिहासिक निर्णय हुए। तो ये एक ऐतिहासिक महत्व की भवन है निश्चित रूप से। और जिस समय ये भवन बना था उस समय की तत्कालीन आवश्यकता के अनुसार ठीक था। आज भी अगर आप भवन के बाहर के हिस्से को देखोगे तो आपको लगेगा विश्व में सबसे बेहतरीन भवन बाहर के हिस्से से हमारा है। लेकिन समय के साथ साथ आंतरिक रूप से संसद के अंदर आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन होते गए। अब उस परिवर्तन होने की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होते होते स्थिति ऐसी आ गई कि अब उसमें विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं बची और आने वाले समय के अंदर हमें एक संसद भवन की विस्तार की आवश्यकता है और उसके लिए नए संसद भवन की आवश्यकता थी। इसके लिए हमने 5 अगस्त को लोकसभा में और 5 अगस्त को ही राज्यसभा में
हमने सदन में मेंशन किया था कि सदन की अपेक्षा है कि सरकार नया संसद भवन बनाए, और सरकार से हमने आग्रह किया। सरकार ने हमारे दोनों सदन के आग्रह को स्वीकार किया। उसके बाद हमने सामान्य प्रयोजन समिति की मीटिंग के अंदर इस भवन की बिल्डिंग को लेकर हमने चर्चा की। उस समय भी कई महत्वपूर्ण सुझाव माननीय सदस्यों के आए, और उन सबके सुझावों के आधार पर ही ये नए भवन के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। मुझे लगता है कि क्योंकि इस भवन को 100 वर्ष हो गए हैं, 100 वर्ष में सुरक्षा की दृष्टि से भी, भूकंप की दृष्टि से भी, नए सदस्यों के कार्य कुशलता के बढ़ाने की दृष्टि से भी, और डिजिटलीकरण के करने के लिए भी हमें एक नए संसद भवन की आवश्यकता थी। और उसी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने सरकार से आग्रह किया, और सरकार ने उसकी स्वीकृति दी। एक मॉडर्न नेशन के लिए, हमारे जैसे यंग डेमोक्रेसी के लिए जिस किस्म की जरूरत है उसकी पार्लियामेंट को, वो शायद अब यहाँ पूरी नहीं हो पा रही थी इस मौजूदा परिसर के अंदर। ये बात तो आपने अभी ये कहा कि हमने सारे दलों से, सब सदस्यों से सुझाव लिए, सुझाव तो सबने दे दिए, फिर बाद में सब इसकी आलोचना क्यों करने लगे? फिर बाद में क्यों कांग्रेस पार्टी कहने लगी कि क्यों ये खर्चा किया जा रहा है, क्यों ये इमारत बनाई जा रही है? अच्छा होता कि वो माननीय सदस्य जब इस पर निर्णय हो रहा था उस समय सवाल उठाते। वो शामिल थे इसमें? सभी दल के नेता शामिल थे, और आज भी मुझे लगता है कि वह भी व्यक्तिगत बातचीत में ये अनुभव करते हैं कि नए संसद भवन की आवश्यकता है, और नए संसद भवन का निर्माण जल्दी हो, तेज गति से हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरत तो वही महसूस करते होंगे, क्योंकि आप लोग तो वहां बैठ के काम करते हैं, हम तो टीवी पे देखते हैं, हम देखते हैं कि वहां बैठने की शायद जगह की बहुत कमी है। आपने सही कहा सौरभ जी कि संसद के अंदर का जो कक्ष है, उस कक्ष में विस्तार की कोई संभावना नहीं बची, और भविष्य के अंदर सदस्यों की संख्या भी बढ़ेगी, और भविष्य में जो हम नई डिजिटलीकरण करने जा रहे हैं उसके लिए भी आवश्यक है कि नया सभा कक्ष बने। ये सब आवश्यकताएं महसूस हो रही थी, और इसकी चर्चा अभी नहीं चल रही थी, इसकी चर्चा तो 14वीं 15वीं लोकसभा से ही इसकी चर्चा चल रही है कि नया संसद भवन बनना चाहिए। आज ये चर्चा नहीं आई, आज तो निर्णय हुए हैं, चर्चा तो उस समय भी चल रही थी, लेकिन निर्णय हुआ है। और निश्चित रूप से आज़ादी के जब 75 वर्ष होंगे तो हमारा नया संसद भवन मिलेगा, और हम चाहते हैं कि नवंबर के अंदर नया सत्र नई संसद भवन में हो। लेकिन जब आपके लिए तो व्यक्तिगत तौर पर भी, और जिस पद पर आप हैं उसके लिए बहुत बड़ी मिसाल होगी, वो बड़ा माइलस्टोन होगा वो इमारत। मेरे लिए व्यक्तिगत नहीं, ये देश की सर्वोच्च संस्था है, सबके लिए भारत की 130 करोड़ जनता की आशाओं आकांक्षाओं का पूर्ति करने की ये मंदिर है, ताकि हम देश भर की समस्याओं पर, देश भर की आशाओं आकांक्षाओं पर चर्चा कर सकें। इसके लिए आज की वर्तमान आवश्यकता और संसद सदस्यों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए नए संसद भवन की आवश्यकता है। मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि स्पीकर की हैसियत से आपकी भूमिका एक अभिभावक की भी है, प्राध्यापक की भी है, तो इस लिहाज से। लेकिन जब इतना बड़ा काम हो रहा है, उसके बीच में जब लोग अड़चन डालने की कोशिश करते हैं, या ये बार बार सवाल उठाते हैं इस पर इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है, तो आपको बुरा तो लगता होगा। उस वक्त किसी ने कहा कि भाई कोरोना का काल चल रहा है, लोकतंत्र में 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी सबको है। सदन के अंदर कोई अगर विषय उठाता है तो निश्चित रूप से उसकी बात सुनते हैं, उस पर चर्चा करते, संवाद करते हैं कि सदन के अंदर ये विषय उठाता है। अब सदन के बाहर सभी को अपनी अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, यही तो भारत की अभिव्यक्ति की आजादी का। आपका मन नहीं करता कभी उन्हें जवाब देने का? नहीं, ऐसे तो कई सारे सवाल लोग उठाते रहते हैं, हर सवाल का जवाब देने की जिम्मेदारी मेरी सदन के अंदर है, सदन के बाहर मेरी जिम्मेदारी नहीं है।
नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च कर रही है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग पर खर्चा कितना आ रहा है? 971 करोड़ रुपया आ रहा है। 1,000 करोड़ रुपए से भी कम। जी। चलिए, तो और हमने 2 साल के अंदर 400 करोड़ रुपए की बचत की है। आप हमारा रिकॉर्ड देखोगे तो हमने 400 करोड़ रुपए इस 2 वर्ष के अंदर ही बचत की है। जो बजट हमें मिलता है उस बजट से हमने 20 से 30% बचत की है, क्योंकि हम मिथ्यता से चलते हैं, बचत हो लेकिन हमारी कार्यकुशलता भी इफेक्ट नहीं हो। ऐसे हमने कई प्रयास किए जिसके परिणाम आए। नहीं, अगर आपने 2 साल में 400 करोड़ रुपए बचा लिए अपने बजट से, मौजूदा जो नई इमारत बनेगी उसका खर्चा है 971 करोड़, तो आपने 40-45% तो उसकी कॉस्ट वैसे ही निकाल ली। मुझे लगता है नए भवन के अंदर हमारी सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारी बचत होगी। ग्रीन बिल्डिंग बनेगी तो निश्चित रूप से बिजली की बचत होगी। कई चीज़ों में हम नई बिल्डिंग बनाते समय हमारा मेंटेनेंस का खर्चे की बचत होगी। हमारा पूरा डिजिटलाइजेशन होने से हमारे पेपर की बचत होगी। ऐसे कई सारे हेड हैं जिनकी बचत होगी। मैं उन बचत पर नहीं जाना चाहता, उस पर डिबेट का सवाल भी नहीं है। सवाल ये कि अब कभी तो नया संसद भवन की आवश्यकता है, आज नहीं 10 साल बाद बनना है। जब नया संसद भवन नहीं बनेगा तो हम आने वाले माननीय सदस्यों को, जब पुनर्सीमांकन हो जाएगा, सदस्यों की संख्या बढ़ी तो कहाँ बिठाएंगे उनको? नहीं, लेकिन आपने जो बात ये बताई बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप 2 साल के अंदर लगभग 400 करोड़ रुपए आपने कहा कि आप अगर बचा सकते हैं, तो लोग जानना चाहते होंगे कि इतनी बड़ी सिस्टम को चलाने वाले व्यक्ति अगर इतनी कटौती कर सकते हैं अपने बजट में, तो हर घर में व्यक्ति जानना चाहेगा कि कैसे किया आपने। अब ये हमने जिस हेड के अंदर में लगता था कि अब ये तो बहुत डिबेट का विषय है, बहुत चर्चा का विषय। जैसे मैं एक उदाहरण जो मेरे को नजर में आता है, जो आपका लक्ष्य है नई बिल्डिंग में, आप कहते हैं कि हम पेपरलेस कल्चर बनाएंगे, तो इन 2 वर्षों में आपने मौजूदा सिस्टम में भी इसको पेपर कल्चर को कम करने की कोशिश की, उसमें भी तो खर्चा होता होगा। हमने जितने भी बारे ई नोटिस आते थे वह 16 लोकसभा तक 40% लोग ही, चाहे प्रश्न हो, चाहे 377 हो, चाहे शून्यकाल हो, सबको पेपर में ही देते थे। हमने उनसे आग्रह किया कि आप ई प्रश्न के ई नोटिस के माध्यम से आपके प्रश्न को डिजिटल भेजें। 90% माननीय सदस्य अब ई नोटिस के जरिए अपने प्रश्नों को भेजते हैं। ऐसे कई हेड हैं जिसके अंदर हमने बचत की है। ये एक लंबा डिबेट का विषय है, चर्चा का विषय है, क्योंकि हर संस्था के अंदर अगर हम कोशिश करें तो हम खर्चों को कम करके भी अपनी कार्यकुशलता को बढ़ा सकते हैं। यकीनन। और अगर ये बड़े पैमाने पर, जैसा आपने कहा कि अगर हर डिपार्टमेंट के अंदर होने लग जाए, हर मंत्रालय में, मुझे लगता है कोशिशें होती होंगी, अगर इसको और कार्यकुशलता के साथ करें तो कितनी बड़े पैमाने पर बचत हो सकती है। करना चाहिए। देश की जनता की अपेक्षाएं भी है कि हर विभाग अपने अपने विभाग में नई दक्षता, नई कार्यकुशलता के साथ बचत करे। अच्छा, चले, ये तो 971 करोड़ की एक बिल्डिंग हो गई। मैं वो 20,000 करोड़ का फिगर कहां से आया ये ढूंढने की कोशिश करता हूं, जब राहुल गांधी कहते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च कर रही है कोरोना पैंडेमिक के समय। उन्होंने तो ये कहा कि यहाँ मोदी जी का महल भी बनेगा, तो आप हम जहां बैठे हैं इसके आसपास कहीं बनने वाला हो तो आप बता दीजिए मोदी जी का महल। देखिए, मैं तो मेरी संसद भवन की परिधि का बता सकता हूँ, उसके बाहर तो माननीय मंत्री महोदय वो आपको अवगत कराएंगे। लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र जो मेरा है, जहाँ भवन बन रहा है, उसमें 971 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। ये मैं देश भर को जानकारी दे सकता हूँ। नहीं, ठीक है। आप अब जो आपके पद की गरिमा है, मुझे समझ रहा हूं कि आप उससे बिल्कुल भी हटना नहीं चाह रहे हैं, हटना भी नहीं चाहिए आपको, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं ये जान सकूं, क्योंकि आप जिस परिसर में हम बैठे हैं इसके आसपास बहुत बड़ा डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो आप उससे अवगत भी होंगे कि क्या क्या यहाँ पर बनने जा रहा है। हमें ये बताया गया कि देश की सरकार जहां से चलेगी
प्रधानमंत्री का आवास वहीं पर हो, प्रधानमंत्री का कार्यालय वहीं पर हो, सारे मंत्रालय वहीं पर हो, पार्लियामेंट भी वहीं पर हो। ये सोच के साथ ये काम किया जा रहा है, तो इसमें गलती किसी को कैसे क्या दिखाई दे सकती है? अब सही गलत जो बात बोल रहे हैं वही आपको ठीक से बता पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी ने भी अवगत कराया है सारे विषयों को लेकर। संसद के मामले में मैंने आपको अवगत करा दिया कि संसद में इतना खर्चा आ रहा है, 2022 अक्टूबर तक ये संसद भवन पूरा होगा, ऐसे हमने इसको लक्ष्य को रख के काम शुरू किया है। मुझे लगता है कि नवंबर का जो सेशन होगा, जब आज़ादी के 75 साल होंगे, तो हम नए संसद भवन के अंदर हम सदन की कार्रवाई, दोनों सदनों की कार्रवाई चला सकते हैं। कुछ लोग ने ये भी कहा कि जो नई बिल्डिंग का डिजाइन है, क्या वो हमारे ये जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं हमारी, मौजूदा पार्लियामेंट है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, क्या वो उस क्लस्टर के अंदर ठीक लगेगा, वो उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा? हम भी हेरिटेज बिल्डिंग, ये नई बिल्डिंग भी हेरिटेज बिल्डिंग बन रही है और जो पुरानी बिल्डिंग है उसके समकक्ष इसको बनाया जा रहा है ताकि जो हमारा हेरिटेज लुक है जी वो रहे। और ये मौजूदा बिल्डिंग भी और नई बिल्डिंग भी, इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? इसको म्यूजियम बना दिया इसके लिए म्यूजियम नहीं, इसके लिए जब ये भवन स्थानांतरित हो जाएगा तो हमारे कई कार्यालय चलेंगे, कई संसद की कार्यविधि चलेंगे और उस समय बैठकर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हमारी ऐतिहासिक बिल्डिंग है जहाँ पर हमारे ऐतिहासिक निर्णय फैसले हुए हैं। तो हम इसको और भव्य बनाकर देश भर की जनता हमेशा जान पाए कि कहाँ संविधान बना था, कहाँ आज़ादी का निर्णय हुआ था, कहाँ बड़े बड़े फैसले हुए थे, इसलिए इसका अपना महत्व है। जी मैं ओम बिरला जी आपसे अभी एक ऐसे विषय पे बात करना चाहता हूं कि जो कि आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है और वो पार्लियामेंट से भी जुड़ा हुआ है। पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटीज की बैठकें जो है वो शुरू हो चुकी हैं, आज भी एक अहम बैठक होनी है, वो आईटी से रिलेटेड जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है उसकी है। विषय ट्विटर का है। ट्विटर को लेकर के पूरे देश में ये चर्चा है कि सरकार ट्विटर को नोटिस भेज रही है, पुलिस ट्विटर पर एफआईआर कर रही है, ट्विटर सरकार के कानून मानने को तैयार नहीं है। आपकी अपनी क्या राय है इस पर? स्पीकर मेरी व्यक्तिगत राय कुछ नहीं हो सकती। मैं आपकी परेशानी भी समझ रहा हूं। मैं व्यक्तिगत राय कुछ नहीं हो सकती। हमारी आईटी की जो संसदीय समिति है और इसके लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी है, वो समय समय पर इसकी चर्चा करती रहती है। जब उस कमेटी की रिपोर्ट मेरे सामने प्रस्तुत होगी तो निश्चित रूप से सदन के पटल पर रखी जाएगी। तो मैं निश्चित रूप से देशवासियों को बताऊंगा कि उन्होंने संसदीय समिति ने भी और ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने भी किस किस विषय में क्या क्या निर्णय लिए। अच्छा इतना बता दीजिए फिर दर्शकों की जानकारी के लिए, जो कि इस हमारी जो परंपराएं हैं पार्लियामेंट की उनको नहीं समझते हैं, कि अगर ट्विटर का मुद्दा एक पार्लियामेंट की कमेटी के सामने आया है तो उसका स्कोप क्या होता है, इसमें रोल, आपका रोल क्या है, पार्लियामेंट का रोल क्या है? संसदीय समितियों का रोल ये रहता है कि किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर संसदीय समिति चर्चा करती है, उनके साक्ष्य लेती है और अपनी रिपोर्ट बनाकर सरकार को सिफारिश करती है। ये एक सिस्टम है संसदीय समितियों का। और जब संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी तो वो स्पीकर को पेश करेगी और फिर मैं उस रिपोर्ट से संतुष्ट होने के बाद मैं सदन के पटल पर पेश करने की परमिशन दूंगा और उसके बाद वह पब्लिश होगी और एक कॉपी सरकार को भी जाएगी। और सरकार से ये अपेक्षा की जाती है कि संसदीय समिति ने जो सिफारिशें की है उन सिफारिशों को माने। सरकार जहाँ उपयुक्त समझती है अधिकतम सिफारिशों को मानती है और उसके आधार पर कई बार कानून बनते हैं। कानून की समीक्षा भी स्टैंडिंग कमेटी में जाती है, वहाँ भी सब चर्चा होती है, क्योंकि संसदीय समिति के अंदर हम देर तक चर्चा कर सकते हैं, लंबी चर्चा कर सकते हैं जी। सारे स्टेक होल्डरों से चर्चा कर सकते हैं, सभी हितधारकों से इसकी चर्चा कर सकते हैं, इसलिए उस पर एक व्यापक चर्चा होती है। तो हमारा मानना है कि संसदीय समिति की चर्चा के बाद जो परिणाम आते हैं उन परिणामों के आधार पर सरकार निर्णय और फैसला करती है।
एक दो और विषय जो कि आजकल चल रहे हैं, जो आपके संज्ञान में लाए गए हैं, पॉलिटिकल मामला पूरी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है, आपने मान्यता दी है पशुपति पारस जी को कि वो लोकसभा में संसदीय दल के नेता माने जाएं चिराग पासवान की जगह। चिराग पासवान ने आपको उसकी चिट्ठी लिखी है। मैं ये अपेक्षा तो नहीं कर रहा कि अपना फैसला आप नहीं, और ये क्लियर करना है, सिस्टम को बताना जरूरी देश को जी। संसद के अंदर या राज्यसभा के अंदर, लोकसभा राज्यसभा के अंदर सभी जो वहाँ के संसद सदस्य होते हैं वो उस दल के नेता का चयन करते हैं कि हमारी पार्टी का संसदीय दल का नेता अमुक मान्य संसद सदस्य होगा। ऐसी एक परंपरा यहाँ पर चली आ रही है। इसी तरीके से उनकी पार्टी ने भी एक बैठक करके और ये निर्णय किया कि हमारे संसदीय दल के नेता ये होंगे, और उनके मुख्य सचेतक हमें पत्र दिया। हमारे सचिवालय ने उनके हस्ताक्षरों को देखा, उनसे चर्चा की और उन्होंने कहा कि हमारा ये निर्णय है और हमारी कमेटी ने ये निर्णय किया है। उसके आधार पर केवल हम हमारे रिकॉर्ड को परिवर्तन करते हैं कि आज से संसदीय दल का नेता ये होगा। संसदीय बोर्ड बनाना का निर्णय तो उनकी पार्टी करती है, लेकिन अगर उनकी पार्टी के अंदर आंतरिक विवाद हो, झगड़ा हो, तो भी उससे लोकसभा सचिवालय का कोई लेना देना नहीं है। लोकसभा सचिवालय केवल उस दल के संसदीय नेता के बारे में जो निर्णय होते हैं उस निर्णय को एग्जीक्यूट करने का काम करती है, और यही परंपरा हमेशा रही है। मानो चिराग पासवान जी ने पत्र दिया है जी, तो चिराग पासवान जी के पत्र पर भी हम समीक्षा करेंगे, हमारा सचिवालय चेक करेगा, चर्चा करेगा और जो उचित निर्णय होगा वो करेंगे। लेकिन जिस समय उन्होंने मुख्य सचिव ने जो पत्र दिया उससे हमारा सचिवालय संतुष्ट था, इसलिए हमने हमारे रिकॉर्ड को परिवर्तन किया। चिराग पासवान ने दरअसल उन्होंने आपका जिक्र करते हुए बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि आपको शायद उनकी पार्टी का संविधान नहीं पता होगा। उन्होंने आक्षेप नहीं लगाया था, उन्होंने कहा कि उनको नहीं मालूम हुआ कि मेरी पार्टी का संविधान क्या कहता है, वो उसके हिसाब से ये जो कुछ किया गया है ये गलत किया गया है। तो उनकी पार्टी का संविधान उनकी पार्टी में चलता है। लोकसभा का संविधान तो लोकसभा में ही चलेगा, उनकी पार्टी का संविधान हमारे लोकसभा में लागू नहीं होगा। हमारा संविधान तो हमारा है, हमारी नियम प्रक्रिया है। किसी भी पार्टी का संविधान का एग्जीक्यूशन करने का काम हमारा नहीं है। हमारा काम, हमारा संविधान, हमारी नियम प्रक्रिया है, और उन्होंने पत्र दिया तो उनके पत्र का भी एग्जामिन करा रहे हैं। तो आपकी बात का मतलब ये है कि मान लें वो अपनी पार्टी के मैटर को सुलझाने के लिए इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, वहां कोई निर्णय होता है, वो जो भी निर्णय हो, अगर मान लीजिए वो चिराग पासवान के पक्ष में हो गया, तो अगर वो आपके पास आएंगे तो प्रक्रिया के तहत जो होगा उस वक्त उनको स्वीकार किया जा सकता है। कोई भी निर्णय, मानो उस समय किसी भी दल के नेता चयन करने का विषय मुख्य सचेतक की हमें सूचनाएं देता है, उनके मुख्य सचेतक ने हमें सूचना दी, यही हमारी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत हमने कार्रवाई करते हैं। जी, एक विषय ये पश्चिम बंगाल में भी चल रहा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ये बार बार कहती आई है कि उनके जो दो सांसद हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, उनको असंबद्ध किया जाए उनकी पार्टी के साथ, और इस विषय को भी वो कई बार कहते हैं, हम कई बार उठा चुके हैं। दल बदल कानून की एक प्रक्रिया है। किसी भी दल के मान्य सदस्य ने अगर कोई भी दल के अनुशासन के विपरीत काम किया है तो उस दल के सदन का नेता हमें लिखकर देता है, हम उसकी तथ्यात्मक जांच कराते हैं, सामने पक्ष नोटिस देते हैं और उसके बाद हम कमेटी के अंदर उसको भेजते हैं और कमेटी उसमें निर्णय करके स्पीकर के पास भेजती है और फिर स्पीकर को निर्णय करना होता है। ये उसकी प्रक्रिया है। तो उन्हीं के पार्टी से जुड़ा एक मामला है जो कि बड़ा विचित्र सा केस है, मुझे नहीं पता आपके संज्ञान में बात लाई है कि नहीं लाई गई। नुसरत जहां उनकी एक पार्लियामेंटेरियन है, लोकसभा की सदस्य है, ममता बनर्जी की पार्टी की। सदन के जो लोकसभा के रिकॉर्ड में उनके पति का नाम अंकित है, दर्ज है। अभी उनका कुछ विवाद हुआ, पारिवारिक विवाद हुआ
और उन्होंने ये कहा कि मेरी शादी भारत में मान्य ही नहीं है, मेरी शादी तो विदेश में हुई थी और मैंने अपनी शादी की रजिस्ट्री नहीं कराई, और वैसे भी हम दो अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, हमारी शादी मान्य नहीं है। उन्होंने जब ओथ ली थी उसमें भी अपने पति का नाम उन्होंने अंत में लिया था, सरनेम में। तो उसका उस अब स्टेटस क्या समझा जाए उसका, कुछ तो उसकी भी मान्यता होती होगी। हमारे यहाँ पर जो बायोडेटा देते हैं उसमें जो भी बायोडेटा के अंदर जो भी उनकी शादी हुई नहीं, मैरिड है, अनमैरिड है, सारा एक बायोडेटा सभी मान्य सदस्य को देना होता है। कुछ मान्य सदस्य ने नहीं दिया, उनका हम आग्रह पूर्वक हमने उनको बायोडेटा लिया है, वो हमारे रिकॉर्ड के लिए रहता है, ये हमारे रिकॉर्ड के लिए रहता है, केवल इतना ही काम हमारी पार्लियामेंट का रहता है। अब अगर रिकॉर्ड को दुरुस्त करना होगा या विषय आगे बढ़ेगा तो आप उनसे स्पष्टीकरण मांग सकते हैं आपका सचिवालय? नहीं, अगर वो रिकॉर्ड में दुरुस्त करने की प्रार्थना पत्र देगी, उनको देना पड़ेगा, वो देगी तो अपना नया बायोडेटा देगी तो उसकी जांच होगी, प्रक्रिया है, उसका भी हिस्सा है। सारा का सारा हमारे यहाँ एथिक कमेटी बनी हुई है, अन्य कमेटियां बनी हुई हैं, उन कमेटी में हम भेज देते हैं, उनके हिसाब से जांच के बाद उसका परिणाम आता है। जी, एक सवाल आपसे जुड़ा हुआ ये कि आप लोकसभा स्पीकर होने के साथ साथ खुद एक सांसद भी हैं, तो ये बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आपकी वो जो जिम्मेदारी है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रति, उसको आप कैसे वक्त दे पाते हैं, उसको कैसे एड्रेस करते हैं? जिस जनता ने मुझे चुनकर भेजा है, मेरी उस जनता के प्रति भी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी देश के प्रति भी है कि इस देश की सर्वोच्च संस्था के प्रति लोगों का और विश्वास भरोसा बढ़े, हम इस लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त कर सकें, मजबूत कर सकें। ये दोनों काम करने की आवश्यकता है। मैं समय समय पर अपने लोकसभा क्षेत्र में भी जाता हूँ और उसके समय के बाद मैं लोकसभा की कार्रवाई, यहाँ का कार्यालय, यहाँ की दायित्व को भी संभालता हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें कोई बहुत बड़ी कठिनाई आती है और सहज रूप से मैं मेरी जनता के लिए भी उपलब्ध रहता हूँ और सहज रूप से मान्य सदस्य के लिए भी सहज रूप से उपलब्ध रहता हूँ। और ठीक यही है कि जिन्होंने आपको चुना उनका दायित्व भी निभाएं और जो आपको दायित्व दिया है उसके दायित्व को ठीक से निर्वहन करें। इन दोनों दायित्वों को ठीक से निर्वहन करने की जिम्मेदारी है, उसको करना चाहिए। उमरला जी, अंत में दर्शकों के लिए जो हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनेगी, आज़ादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर वहाँ पर हमारा पहला सत्र जो है वो आयोजित किया जाएगा। इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए और लोगों का लोकसभा में, हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में, हमारे लोकतंत्र में उनकी रुचि बढ़ती रहे, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपने एक अच्छा सवाल पैदा किया है। अब इस कोरोना संक्रमण के समय हम निश्चित रूप से, हमारी कोशिश ये थी कि देश की जनता का लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति और विश्वास भरोसा बढ़े। यहाँ की परंपराएं, यहाँ के नियम, यहाँ पर अच्छी अच्छी डिबेट, चर्चा, यहाँ कानून बनाने की प्रक्रिया, इसलिए हमने 1854 से लेकर और अभी तक का सारे रिकॉर्ड को डिजिटलकरण किया है ताकि हम आज़ादी के पहले नेशनल असेंबली का भी रिकॉर्ड हमारे पास कुछ है और आज़ादी के बाद कैसे संविधान बना था, संविधान सभा बनते समय क्या क्या डिबेट हुई थी, चर्चा हुई थी, कौन कौन मान्य नेता किन किन विषयों पर क्या क्या उन्होंने विचार व्यक्त किए थे, उस सारे भाषणों को, सारी कार्यविधि को हम डिजिटलकरण हमने किया है और बहुत शीघ्र हम कई भाषाओं के अंदर, अभी हम हिंदी इंग्लिश 2 भाषाओं में कर रहे हैं, धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कई भाषाओं के अंदर उस रिकॉर्ड को हम देश की जनता ऑनलाइन देख सके, डिजिटल देख सके। जब और संविधान सभा की कार्रवाई तो विशेष रूप से हर नौजवान
सुनना भी चाहता है, देखना भी चाहता है। हर नौजवान देश के आने वाली पीढ़ी को भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक दायित्वों, परंपराओं को देखने के लिए बहुत इंटरेस्टेड रहता है, कोशिश रहती है उसकी। इसीलिए हम डिजिटल की तरफ भी बढ़ रहे हैं और हमारी लोकतंत्र की यात्रा का भी एक लघु फिल्म बना रहे हैं कि 1947 से लेकर अभी तक की हमारी लोकतांत्रिक यात्रा को कि एक छोटी फिल्म बने जिसमें अच्छी डिबेट हो, अच्छी चर्चा हो और सब देख सकें। इसके लिए देश भी देख सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सारे देश को हमारी लोकतांत्रिक यात्राओं को हम बता सकें कि कैसे भारत का लोकतंत्र सशक्त, मजबूत है, जीवंत है, क्रियाशील है और आज भी हमारी प्राचीनता में ही सहज रूप से हमारे लोकतंत्र है। और इसी कारण से आप देखे होंगे कि 17 आम चुनाव के अंदर लगातार मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ना, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ना, युवाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ना, ये हमारे लोकतंत्र पर अटूट विश्वास लोगों का हुआ है। अगर दूर दराज के इलाके के अंदर अगर जहाँ सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, वहाँ के लोग भी मतदान के समय लोकतंत्र उत्सव के रूप में मनाते हैं। अब धीरे धीरे निर्वाचन आयोग ने भी कोशिश की कि अधिकतम मतदान हो, इसकी प्रयास की सफलता भी मिली है। सहज रूप से आपने देखा होगा 17 आम चुनाव में 8 बार सहज रूप से सत्ता का हस्तांतरण हुआ है जी। कई देशों में आपने देखा होगा सत्ता का हस्तांतरण होते समय किस तरीके से कई जगह आर्मी शासन लग जाता था, कहीं क्या होता था, लेकिन हमारे यहाँ से सत्ता का सहज हस्तांतरण, यही हमारे लोकतंत्र की मजबूती है। और संविधान बनाते समय जो मूल संविधान निर्माता मनीषी थे, उन्होंने जनता को बीच में रखकर जनता का शासन, ये हमारी प्रमुख विशेषता है। और आज भी दुनिया भर के अंदर ये कह सकते हैं कि हमारा प्राचीन लोकतंत्र के कारण वर्तमान लोकतंत्र भी हमारा सशक्त है, मजबूत है, पारदर्शी है। हमारी संस्थाएं जनता के प्रति जवाबदेही है, सार्थक परिणाम देती है। हम और कोशिश करेंगे कि देश की जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, चाहे पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे लोकसभा हो, पार्लियामेंट हो, सबको हम सशक्त करें, मजबूत करें, पारदर्शी तरीके से वहाँ चर्चा हो और जनता के प्रति ये संस्था जवाब दे रहे और परिणाम निकले यहाँ से। इन संस्थाओं में जो डिबेट हो, चर्चा हो, संवाद हो, उससे परिणाम निकले, देश की जनता का कल्याण हो, जनता की अपेक्षा आकांक्षाएं पूरी हो सके। इसके लिए हम सबके सहयोग से इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए लगातार पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन करते हैं, पंचायत राज का सम्मेलन करते हैं, नगरीय इलाकों का सम्मेलन करते हैं। हम और कोशिश करेंगे इस यात्रा में कि हम इसको सशक्त मजबूत बना सकें। ओम बिरला जी, भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी यूं तो सभी की है, जनता समेत हमारे राजनीतिक दलों की, नेताओं की, सरकार की, लेकिन उसमें आपकी अपनी पद की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले सत्र के लिए भी जो काम हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का चल रहा है वो अच्छे से चले और हम जल्द से जल्द वो भव्य लोकतंत्र का मंदिर देख पाए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। धन्यवाद सौरभ जी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।